नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस लेटेस्ट वीडियो में। और कल की क्लास में हमने देखा था कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, जब उनके हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। साथ में हमने कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चंस किए थे, बाकी के क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं आज की क्लास में। प्रश्नावली 4.3 आपकी चल रही थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ हमको बनाने होते हैं, तब हम x को या तो y के रूप में लिखते हैं और y को x के रूप में लिखते हैं। रेखा पर कोई भी दो बिंदुओं का हम पता लगाते हैं, दो बिंदुओं का पता लगाने के बाद आसानी से हम उसे ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपका बोलता है, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, और वो यह था कि एक बिंदु से गुजरने वाले रेखाओं की संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। ऐसा क्यों? मानो ये आपका बिंदु है और इस बिंदु से आपको रेखा गुजारनी है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। जितनी रेखाएं आपको चाहिए उतनी रेखाएं आप एक बिंदु से खींच सकते हो। करेक्ट। क्या देखा था हमने? एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं और क्यों? इनका तो अभी आंसर हम लिख देते हैं। क्या होगा? एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। ठीक है, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। अब हमें एक बिंदु दिया हुआ है 2 और 14, इससे गुजरने वाली रेखाओं के दो समीकरण देने हैं। अभी हमने बताया कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं, तो कितने भी समीकरण भी आप निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ दो समीकरण निकालने हैं। बिंदु क्या है आपका? 2 और 14। ठीक है, यह आपका बिंदु है। इससे गुजरने वाली एक रेखा क्या होगी? x प्लस वाई बराबर 16 लिख दो। 16 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अगर इस बिंदु से रेखा को गुजरना है तो इस समीकरण का एक हल यह बिंदु होना चाहिए। इस बिंदु से अगर रेखा को गुजरना है तो यह बिंदु इस समीकरण का हल होना चाहिए। x प्लस वाई में मैं मान रखूंगा 2 प्लस 14 16 के बराबर आ जाएगा। एक रेखा आपको मिल गई। दूसरी रेखा लिखो 2x प्लस वाई। अगर मैं 2x प्लस वाई करूंगा तो मुझे राइट हैंड साइड पे क्या डालना पड़ेगा? 2 और 14 वाला बिंदु इस समीकरण का एक हल होगा। यहां पर मैं 2 लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 4। क्या मिलेगा? 2 प्लस 2 प्लस 14, 4 प्लस 14 बराबर 18। क्या मिला मुझे? 18। तो अगर मैं राइट हैंड पे यहां पर 18 लिख देता हूं, अगर मैं राइट हैंड की तरफ यहां पर 18 लिख देता हूं, तो समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 18 जो है, इसका एक हल होगा 2 और 14। और हम यह जानते हैं कि समीकरण का प्रत्येक हल उसके रेखा पर, जिसका जब हम आरेख खींचते हैं उसका ग्राफ बनाते हैं तो उस रेखा पर स्थित होता है। अतः x प्लस वाई बराबर 16 यह भी इस बिंदु से गुजरेगी, 2x प्लस वाई बराबर 18 यह भी इस बिंदु से गुजरेगी। और बनानी है आपको, 3x प्लस वाई कर दोगे तो आपको 6 प्लस 14 20 हो जाएगा आपका। यह भी इस बिंदु से गुजरेगी। बाकी जितनी रेखाएं आप बनाना चाहते हो उतनी रेखाएं हम इस प्रकार से खींच सकते हैं। समझ आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन 3 हमारा बोलता है, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? बोला आपसे यह गया है कि एक समीकरण आपको दी हुई है जो है 3y बराबर ax प्लस 7, और इस पर एक बिंदु स्थित है
बिंदु क्या है आपका 3 और 4। अगर बिंदु 3 और 4 दी गई रेखा पर स्थित है, अगर बिंदु 3 और 4 दी गई रेखा पर स्थित है तो बिंदु 3 और 4 इस रेखा का एक हल होगा। बिंदु 3 और 4 इस रेखा का हल होगा, मतलब x का मान 3 और y का मान 4 रखने पर यह समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो x को और y की जगह 4 4 रख दो, क्या रहेगा 3, y की जगह 4 4 आ गया, ये आपका a आ गया, x की जगह 3 आ गया और ये आपका 7 आ गया। ठीक है, ये आपका हो चुका है 12 बराबर a गुना 3 प्लस 7, 7 को आप इधर ले आओ, 12 माइनस 7 बराबर 3a, 5 बराबर 3a। तो a का मान क्या निकल के आएगा, a का मान क्या निकल के आएगा 5/3a के बराबर। और क्यों निकल के आएगा, क्योंकि ये जिस रेखा का समीकरण दिया हुआ है वह रेखा बिंदु 3 और 4 से गुजरती है। तो 3 और 4 बिंदु दिए गए समीकरण के हल होने चाहिए। x के बराबर 3 रखो, y के बराबर 4 रखो, समीकरण अपने आप को संतुष्ट करेगी और समीकरण संतुष्ट करेगी तो a का मान 5/3 निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो। यह क्वेश्चन बोलता है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और किराया y हो, इसका एक रैखिक समीकरण बनाओ। मतलब क्या हुआ, एक नगर में जो टैक्सी वाला जो किराया लेता है वो कुछ इस तरह से लेता है कि जब आप पहले किलोमीटर चलोगे तो आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे। क्या मतलब, पहले किलोमीटर चलने के लिए आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप चलोगे, उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप चलोगे पर किलोमीटर आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे। क्या बोला गया है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। अगर आप आधा किलोमीटर चलो, चाहे आप पौने किलोमीटर चलो, चाहे आप 1 किलोमीटर चलो, पैसे आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद आप जितने किलोमीटर चलोगे हर किलोमीटर के 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आपने दूरी x किलोमीटर तय की है। दूरी क्या है आपकी x किलोमीटर, और किराया क्या है आपका y, किराया क्या है आपका y रुपए है। तो अब आपको रैखिक समीकरण बनाना है दी गई समस्या का, दिया गया आपका जो प्रश्न है इसका हमको रैखिक समीकरण बनाना है। अब देखो, आदमी कितना चला है, x किलोमीटर चला है। ठीक है, आदमी x किलोमीटर चला है, तो x किलोमीटर में से पहले किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपए चुकाए हैं। x किलोमीटर चलने के लिए पहले किलोमीटर के उसने 8 रुपए चुकाए हैं। टोटल x किलोमीटर चला, इसमें से 1 किलोमीटर घटा दूंगा तो अब x-1 किलोमीटर बच जाएगा। टोटल x किलोमीटर इंसान चला जिसमें से पहले किलोमीटर के 8 रुपए उसने चुका दिए। अब कितने किलोमीटर बाकी रहे, x-1, इतने किलोमीटर और वो और चलेगा। इतने किलोमीटर चलने के लिए वो हर किलोमीटर के 5 रुपए देगा। तो इसके कितने पैसे देगा, समझे। पहले किलोमीटर चलने के लिए उसको 8 रुपए देने पड़ेंगे। टोटल किलोमीटर 8 x उसको चलने हैं, तो 1 किलोमीटर तो वो 8 रुपए में चला गया। अब कितने किलोमीटर बाकी रहे, x-1। x-1 किलोमीटर चलने के लिए वो हर किलोमीटर के 5 रुपए देगा। तो x-1 को 5 से गुणा कर दूंगा तो पैसे आ जाएंगे। तो टोटल पैसे कितने दिए उसने, 8 रुपए प्लस x-1 इंटू 5, और टोटल रुपए किसके बराबर है, y के बराबर है। समझ पाए नहीं समझ पाए, टोटल रुपए आपको y के बराबर हैं। y रुपए कैसे बनेंगे, 1 किलोमीटर के 8 रुपए चुकाने पड़ेंगे, 1 किलोमीटर को घटा दो x में से, फिर x-1 किलोमीटर चलोगे उसके आप 5 रुपए चुकाओगे, तो 8 प्लस x-1 इंटू 5, इस पूरे का मान y के बराबर आएगा। ये आपका किराया हो गया।
यह दिया गया आपका प्रश्न है, यह प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसको आप हल करो। ठीक है, तो y का मान आया आपका 5x प्लस 3, y को इधर की तरफ ले जाओ तो 0 के बराबर आ गया 5x माइनस 1 प्लस 3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 3 का मान 0 आएगा। क्लियर, ये आपका समीकरण बन गया, इसको हमको सिर्फ सॉल्व करना है, तो आपका एक समीकरण निकलेगी 5x माइनस वाई प्लस 3 का मान 0 के बराबर होगा। एक बार क्वेश्चन को देख लो, फिर अपन आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। इसका मतलब यह है कि ये एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, आपको यह बताना है ये ग्राफ किस समीकरण का है। एक ग्राफ 4.6 आपको दिया हुआ है, आपको यह बताना है कि ग्राफ 4.6 दी गई 4 समीकरणों में से किस समीकरण का है। तो देखो, इस ग्राफ में एक ही रेखा है जिस पर बिंदु कितने हैं, -1 1 0 0 1 -1। कौन कौन से बिंदु हैं, -1 1 0 0 1 -1, ये 3 बिंदु हैं। तो जो समीकरण इस रेखा का ग्राफ होगा उसको इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करना चाहिए। क्यों, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखा के समीकरण का एक हल होता है। तो ये तीनों जो बिंदु हैं, -1 और 1, 0 और 0, 1 और -1, ये तीनों बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे जो समीकरण इस रेखा का समीकरण है। इन बिंदुओं को रखना स्टार्ट करो। आपने रखा -1 और 1, तो -1 आपका बराबर नहीं होता है 1 के, तो पहले वाले बिंदु को यह समीकरण संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले पे रखो, दूसरे वाले पे रख दिया मैंने, -1 प्लस 1 बराबर 0 हो गया, तो यह बिंदु तो इसने संतुष्ट कर दिया। ठीक है, पर अगला बिंदु भी रखकर देख लो, 0 प्लस 0 का मान भी 0 हो गया, तो इसके लिए भी संतुष्ट कर गया और इसके लिए भी संतुष्ट कर गया। और यह बात हम जानते हैं, दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा ही गुजर सकती है। तो अगर यह जो रेखा है x प्लस वाई बराबर 0, ये आपकी -1 और 1 से भी गुजर रही है और 1 और 1 0 और 0 से भी गुजर रही है, तो फिर इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 0। तो आंसर तो आपका ये आ गया। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो, y इक्वल्स टू -2, -1 का मान 2 के बराबर नहीं होता है, -1 का मान 2 के बराबर नहीं होता है, यह भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। चौथा वाला चेक कर लो, 2 -3, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू -7, यह भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा मेरा। तो करना क्या है हमको, रेखा पर स्थित कोई भी दो बिंदु निकालने हैं, दोनों बिंदु को रखकर देखना है कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता। जो समीकरण दो बिंदुओं को संतुष्ट कर दे वही समीकरण उस रेखा का समीकरण होगा। आगे देखो, इसका दूसरा पोर्शन है आकृति 4.7। आकृति 4.7 आपकी ये रही, इस पे स्थित तीन बिंदु आपको दिए गए हैं। पहला बिंदु है -1 और 3, दूसरा बिंदु है 0 और 2, तीसरा बिंदु है 2 और 0। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं को उठाकर हमें यहां पर रखकर देखना है कि क्या यह संतुष्ट करता है या संतुष्ट नहीं करता। पहला वाला देखो, y का मान क्या है 3, ये किसके बराबर है, x -1 प्लस 2। क्या मिला, 3 का मान 1 के बराबर नहीं होता है, 3 का मान 1 के बराबर नहीं होता है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 रिजेक्ट। दूसरे पर चलो, y का मान कितना है 3, x का मान 1 -2, मतलब 3 का मान -3 के बराबर भी नहीं होता है,
तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड पर चलो, y का मान कितना है 3, x का मान -x, माइनस माइनस प्लस, +2 बराबर मतलब 3 बराबर 3। तो इस बिंदु को तो यह संतुष्ट कर रहा है। क्या किसी और बिंदु को भी संतुष्ट कर रहा है? देखो, क्या देखोगे, y का मान आ गया 2, 0 2 के लिए, x 0 हो गया और ये 2 हो गया, 2 बराबर 2 है। मतलब तीसरा वाला जो समीकरण है पहले बिंदु को भी संतुष्ट कर रहा है, दूसरे बिंदु को भी संतुष्ट कर रहा है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या होगा मेरा आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड। समझ आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। यह क्वेश्चन बोलता है, एक अचर बल लगाने पर, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर, अचर बल का मान 5 लेकर आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल आपका यह बोलता है कि यह हम जानते हैं कि अगर बल का मान अचर रख दें, हम क्या जानते हैं, अगर मैं बल को अचर रखता हूं तो किया गया कार्य समानुपाती होता है तय की गई दूरी के, किया गया कार्य समानुपाती होता है तय की गई दूरी के बराबर। और अगर मैं समानुपाती स्थिरांक यहां पर लगाऊं तो किए गए कार्य का मान होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या होता है आपका? बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है। ये आपका समीकरण बन गया। अब अपन ने क्या माना? माना W बराबर तो आपका y है और D बराबर आपका x है। तो समीकरण आपकी क्या बनेगी? y बराबर fx, या फिर f को भी हटा दो। f का मान आपको कितना दिया हुआ है? f का मान 5 दिया हुआ है, तथा f का मान आपका 5 है। f को 5 रखो और d को x रखो। तो ये तो आगे आपकी आ गई समीकरण। y इक्वल्स टू 5x के आगे आपका समीकरण आ गया है किसका? ये जो कथन आपको दिया गया हुआ है, एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तय की गई दूरी दोनों अनुक्रमानुपाती हैं। इस समानुपाती को जब आप हटाओगे चिन्ह को तो एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा, वो आपका f आ गया जो कि अचर बल है। इनको व्यक्त करो। अचर बल 5 मात्रक लेकर, f का मान मैंने 5 ले लिया है, इसका आलेख खींचिए। कार्य को मैंने y मान लिया है, इसको मैं y अक्ष पर लूंगा, और विस्थापन को मैंने x मान लिया, इसको मैं x अक्ष पर लूंगा। दूरी को मैंने x मान लिया है, इसको मैं x अक्ष पर लूंगा। ठीक है, अब देखिए इसका हमको ग्राफ बनाना है। y इक्वल्स टू 5x आपका समीकरण दिया हुआ है। चलो इसकी टेबल बनाओ। सबसे पहले तो टेबल में यही बना लेता हूं। क्या है आपके पास? समीकरण आपका बोला गया है y इक्वल्स टू 5x। ये आपका समीकरण है कि टेबल बनाओ पहले ग्राफ बनाने के लिए। ये माना आपका x हो गया और y का मान आपका हो गया 5x के बराबर।
ठीक है। जब मैं x का मान 0 रखूंगा, जब मैं x का मान 0 रखूंगा मुझे y का मान भी 0 मिलेगा। जब मैं x का मान 0 रखूंगा मुझे y का मान 0 मिलेगा। जब मैं x का मान 1 रखूंगा मुझे y का मान 5 मिलेगा। जब मैं x का मान 1 रखूंगा मुझे y का मान 5 मिलेगा। 0, 0 तो मेरा एक बिंदु ये है। जब मैं x का मान 1 रखूंगा y का मान मुझे 5 मिलेगा। ठीक है, y का मान मुझे 5 मिलेगा। तो अब मुझे ये ग्राफ खींचना है। ग्राफ को थोड़ा छोटा कर लो, क्योंकि 10 पर आपको मान निकालना है। अरे यार, 0 पर मेरा मान 0 है और 1 पर मेरा मान है 5। तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा मेरे को खींचनी है। ये रेखा कुछ इस तरह से खिंचेगी आपकी। ठीक है, तो यह समीकरण हो गया आपका y इक्वल्स टू 5x का। ये समीकरण किसका हो गया आपका? y इक्वल्स टू 5x का ये समीकरण हो गया। ये हमने समीकरण को बनाया, इसका हमने ये ग्राफ खींच लिया। अब मुझे क्या पूछा गया? पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य बताइए। x अक्ष पर क्या है मेरा? ये है मेरा कार्य, नहीं नहीं, x अक्ष है मेरा दूरी, x अक्ष है मेरा दूरी, और y अक्ष क्या है मेरा? किया गया कार्य। जब मेरी दूरी 2 है, जब मेरी दूरी 2 इकाई है, जब मेरी दूरी 2 इकाई है तो कार्य का मान कितना है? 2 पर कार्य का मान है 10। जब मेरा x का मान 2 है तो मेरा y का मान है 10। मतलब दूरी का 2 इकाई होने पर किया गया कार्य कितना है? 10 इकाई। दूरी के 2 इकाई होने पर किया गया कार्य कितना है? 10 इकाई। और दूरी जब 0 है, दूरी जब 0 इकाई है तो किया गया कार्य भी कितना है? 0 इकाई। किया गया कार्य भी कितना है? 0 इकाई। तो ये आपका है क्वेश्चन, एक बार आप वापस पढ़ लो। यह बोलता है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। किया गया कार्य दूरी के अनुक्रमानुपाती है अगर मैं बल को अचर ले लेता हूं। तो मेरा कार्य अनुक्रमानुपाती होगा दूरी के, इसको मैंने अनुक्रमानुपाती को हटाया तो एक स्थिरांक आएगा जो कि मेरा अचर बल F है। अब मुझे ग्राफ x और y अक्ष पे खींचना था तो मैंने कार्य को y अक्ष पे ले लिया, माना कार्य बराबर y हो गया। और दूरी को मैंने x अक्ष पे ले लिया, दूरी का मान आपका x हो गया, f का मान मुझे 5 दिया हुआ है। तो समीकरण y बराबर 5x मुझे मिल गई। समीकरण y बराबर 5x मुझे मिल गई। इस समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए, समीकरण y बराबर 5x का ग्राफ खींचने के लिए मैंने टेबल बनाई जिसमें रेखा पर दो बिंदु निकाले। x का मान 0, y का मान भी 0 आएगा, x का मान 1, y का मान 5 आएगा। एक बिंदु आपका 0 0 हो गया, एक बिंदु आपका 1 और 5 हो गया। इससे गुजरने वाली रेखा बनाई तो यह मेरा इस समीकरण का ग्राफ हो गया। फिर मेरे से क्या पूछा गया था कि जब आपकी दूरी 2 इकाई है, जब दूरी आपकी 2 इकाई है तो कार्य कितना होगा? 2 पर कार्य है मेरा 10। जब आपकी दूरी 0 इकाई है तो कार्य कितना होगा? दूरी 0, कार्य भी 0। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को और एक बार देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोलता है।
क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, वह बोलता है एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिए। एक रैखिक समीकरण द्वारा इन आंकड़ों को संतुष्ट कीजिए। दो छात्राएं हैं, एक है आपकी यामिनी, एक है आपकी फातिमा। यामिनी और फातिमा ने मिलकर टोटल 100 रुपए का अंशदान दिया प्रधानमंत्री सहायता कोष में, पर हमें यह नहीं पता कि यामिनी ने कितना दिया, फातिमा ने कितना दिया। दोनों ने मिलकर 100 रुपए का अंशदान दिया है। कैसे हल करें? सबसे पहला मान है, सबसे पहला काम है कि माना यामिनी ने अंशदान दिया x रुपए का, और माना फातिमा फातिमा का जो अंशदान है वो है आपका 22 रुपए का। यामिनी ने आपके x रुपए दिए, फातिमा ने आपके y रुपए दिए। क्या बोला गया है? दोनों का मिलकर 100 रुपए था, मतलब जब मैं x को और y को मिला दूंगा तो मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे। मतलब क्या हुआ? जब मैं x को और y को मैं मिला दूंगा तो मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे। ये आपकी एक रैखिक समीकरण आ गई। हमने इसको रैखिक समीकरण के रूप में बता दिया। करेक्ट। अब क्या बोला गया है? इस समीकरण का आपको ग्राफ खींचना है, इस समीकरण का आपको आलेख बनाना है। आलेख हम कैसे बनाते हैं? पहले हम एक टेबल बनाएंगे। देखिए, ये हमारा ग्राफ आ गया। ग्राफ पर एक टेबल बनाते हैं। समीकरण क्या है? x प्लस वाई का मान 100 के बराबर है। टेबल बनाओ। ये आपका x हो गया और y का मान है 100 माइनस x के बराबर। x हो गया, y का मान 100 माइनस x के बराबर है। जब मैं x का मान 50 रखूंगा, जब मैं x का मान 50 रखूंगा, मुझे y का मान कितना मिलेगा? 50। जब मैंने x का मान 50 रखा, मुझे y का मान 50 मिला। आप 0 0 भी रख सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ये भी रख लो। जब मैंने x को 0 कर दिया तो y का मान आपका 100 आ गया। ठीक है। जब मैंने x को 0 कर दिया तो मेरा y का मान 100 आ गया, और जब मैंने x को 100 कर दिया तो मेरा y का मान 0 आ गया। इनमें से आप कोई से भी दो बिंदु ले लो जो आपको पसंद हैं। ये आपकी एक लाइन हो गई, ये आपका एक समीकरण हो गया। समीकरण का एक बिंदु है 50 50, एक बिंदु है 0 100, एक बिंदु है 100 और 0। अब आपको जो ग्राफ बनाओगे, ग्राफ का जो स्केल है आपको उसके प्रॉपर्ली लेना पड़ेगा। ग्राफ का पैमाना आपको अच्छे से लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप ग्राफ का पैमाना अगर एक ले लोगे तो आप आपकी कॉपी पर 50 अंकों को नहीं दिखा पाओगे या 100 अंकों को नहीं दिखा पाओगे। तो क्या करें हम? ग्राफ का पैमाना बदलते हैं। ग्राफ का पैमाना मैं मानता हूं 10 को मैं एक इकाई मानता हूं। क्या मानता हूं? 10 को मैं एक इकाई मान लेता हूं, और y पर भी मैं 10 को एक इकाई मान लेता हूं। ठीक है। क्या किया मैंने? ग्राफ के पैमाने को चेंज कर दिया। पैमाना मुझे क्यों चेंज करना पड़ा? क्योंकि मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं कुछ ऐसे आ रहे हैं कि जब मैं x का मान 50 रखूंगा y का मान 50 आएगा, x का मान में 0 रखूंगा y का मान 100 आएगा। अब इतने बड़े नंबर्स को कॉपी पर मेंशन करना आसान नहीं है, तो मैंने पैमाना ले लिया कि एक इकाई 10 के बराबर है।
1 इकाई 10 के बराबर है, उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? उससे मुझे फायदा मिलेगा कि मेरा ग्राफ छोटा बन जाएगा। देखिए, प्लॉट करना स्टार्ट किए। जब x का मान 0 है, जब x का मान 0 है, y का मान है 100। जब x का मान 0 है, y का मान है 100, और जब x का मान 100 है तो y का मान है 0। जब x का मान 0 है तो y का मान है 100, और जब जब x का मान 100 है तो y का मान है 0। क्या करना है आपको? एक रेखा खींचनी है जो दोनों बिंदुओं को मिलाती हो। एक रेखा खींचनी है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हो। ये किसका समीकरण है? यह समीकरण है x प्लस वाई का मान 100 के बराबर। यह जो ग्राफ है वो ग्राफ है आपका x प्लस वाई इक्व टू 100 वाले समीकरण का। कोई दिक्कत इसमें समझ पाए या नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत इसमें समझ पाए या नहीं समझ पाए? आसान सा काम है। सबसे पहले हमने ये देखा कि यामिनी ने आपके 100 रुपए का दान किया, या फिर आपने यामिनी का अंशदान आपका x का था, फातिमा का अंशदान आपका y का था। दोनों ने मिलकर 100 रुपए का अंशदान दिया है, तो x प्लस वाई का मान आपका आ गया 100। x प्लस वाई के मान 100 से आपने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के लिए आपने दो बिंदु निकाले। एक आपका हो गया 0 और 100, एक आपका हो गया 100 और 0। दोनों को जब ग्राफ पेपर पे डालोगे तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी, और ये सीधी रेखा समीकरण x प्लस वाई इक्व टू 100 का एक ग्राफ है। एक आखिरी क्वेश्चन है आपका इस प्रश्नावली का, इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या बोलता है। यह प्रश्न बोलता है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। जहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। सेल्सियस को x अक्ष पर, फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। क्या दिया गया है आपको? समीकरण है आपका f का मान है 9/5 C प्लस 32। ये क्या है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर संबंध है। यहाँ पर आप सेल्सियस की वैल्यू डालोगे तो आपको फ़ारेनहाइट में मिल जाएगी, आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू डालोगे आपको सेल्सियस में कन्वर्जन हो जाएगा। अब सवाल आपका बोलता है कि x अक्ष पर तो आप फ़ारेनहाइट f को ले लो, और y अक्ष पर x अक्ष पर तो आप सेल्सियस को लो, और y अक्ष पर आप फ़ारेनहाइट को लो, और आप एक ग्राफ खींचो। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी ग्राफ। इस ग्राफ के दो बिंदु निकालने पड़ेंगे। माना यहां पर आपका C है और यहां पर आपका F है, जिसका मान है 9/5 इंटू C प्लस 32। अगर मैं C का मान 0 लेता हूं, अगर मैं 0 सेंटीग्रेड की बात करता हूं, तो मुझे फ़ारेनहाइट मिलेगा 32। अगर मैंने तापमान को 0 लिया है, तो मेरे पास फ़ारेनहाइट का जो मान मिला है वो मुझे 32 का मान मिला है। अब अगर मैं तापमान को लेता हूं आपका 5 ले लेता हूं, मानिए। अगर मैं मेरे तापमान को 5 लेता हूं, या तापमान को आप माइनस में भी ले सकते हो, माइनस का 5 में लूंगा। अगर मैंने तापमान को लिया है माइनस का 5, अगर मैंने C को माइनस का 5 लिया है, तो मुझे F का मान क्या मिलेगा? F का मान मिलेगा 9/5 माइनस का 5 प्लस 32। क्या आएगा आपका? माइनस का 9 प्लस 32 मतलब 21। माइनस के 5 पर मेरे पास वैल्यू 21 आ रही है, 0 पर 32 आ रही है। आप इसको और छोटा कर सकते हो माइनस का 10 लेके। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा आपको स्केल लेने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। मैंने माइनस का 10 लिया, माइनस का 10 डालते मेरे पास क्या आएगा? F का मान
9/5 माइनस का 10 प्लस 32 आएगा। क्या मिला मुझे? माइनस का 18 प्लस 32, 32 में से 18 गया आपका 14। ठीक है, हम यह वाले दो बिंदु यहाँ पे ले लेंगे, इनसे फायदा हमको यह मिलेगा। टेबल को वापस बनाऊं, ऐसा मैंने क्यों किया? 32 को आपको स्केल लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये स्केल आपका थोड़ा सा पास आ जाएगा। चलिए अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ लो, स्केल को थोड़ा छोटा करो। जब सी का मान -5 है, एफ का मान है 21, सी कहाँ है मेरा? एक्स अक्ष पर। ये है मेरा सी, ये मेरा सी है इधर, और ये मेरा एफ है इधर। जब सी का मान -5 है, एक्स का मान, एफ का मान 21 है, सी का मान -5 कुछ यहां पर आएंगे, और एफ का मान आपका आएगा 21, कुछ यहां पर हम आएंगे। जब सी का मान -10 है, एफ का मान 14 है, जब सी का मान -10 है, एफ का मान आपका 14 है, तो आप कुछ यहां पर आओगे। दोनों बिंदु आपके निकल गए। जब सी का मान -5 है तो 21 आएगा, जब सी का मान -10 है तो ये आपका 14 आएगा, ये आपके निकल गए। दोनों को आप मिला के एक सीधी रेखा बना दो। ये आपका समीकरण हो गया। देख लो एक बार, कोई दिक्कत? तो फिर आगे बढ़े। क्या बोला गया हमसे? ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसमें ये आपका फ़ारेनहाइट है, ये आपका सेंटीग्रेड है। अगर मैंने सी का मान -5 लिया है तो मुझे एफ का मान 21 मिल रहा है। -5 लेंगे तो माइनस का 9 32, 32 माइनस 9 तो 23 मिलना चाहिए ना। 32 में से 9 घटाऊंगा तो 23 मिलेगा, और 18 में से आपका 32 घटाऊंगा तो 14 मिलेगा। तो ग्राफ भी चेंज करना पड़ेगा, ग्राफ भी चेंज करना पड़ेगा। फिर तो आपका ग्राफ आएगा -5 पर 23, -5 पर 23। इन दोनों पॉइंट को हटाओ पहले। पॉइंट मिलेगा -5 पर 23, कुछ यहाँ मिलेगा मेरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? -10 पर 14, -10 पर 14 कुछ यहाँ मिलना चाहिए। ग्राफ को करेक्ट करो। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ग्राफ आपका बनेगा, जो समीकरण आपका इसका ग्राफ है, एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32
जहां पर एक्स अक्ष पर हमने सेंटीग्रेड को लिया है और वाई अक्ष पर हमने फ़ारेनहाइट को लिया है। इधर आपका एफ निकलेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पढ़िए। ग्राफ हमारा खिंच गया, आगे बढ़ो। यह बोलता है यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। मतलब सी का मान अगर 30 है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, यह हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? ये एफ आ गया, ये आपका 9/5, सी का मान आपका 30 है, ये 32 हो गया। 6 बार कट गया, 9 गुना 6 प्लस 32, 54 प्लस 32, 86 फ़ारेनहाइट आएगा। अगर आपका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो उसी तापमान को अगर मैं फ़ारेनहाइट में नापने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 86 फ़ारेनहाइट। क्या मिलेगा? 86 फ़ारेनहाइट। क्लियर है? तापमान कितना मिलेगा? 86 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन ले। अगला क्वेश्चन मेरा बोलता है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा? एफ का मान है मेरा 95, तो मुझे सेल्सियस में तापमान निकालना है। 95 माइनस 32 का मान है, ये कितना निकला आपका? 363। 9 से 7 बार कट गया और सी का मान आपका 35 डिग्री आ गया। 35 सेल्सियस। क्या आ गया आपका? तापमान 35 सेल्सियस आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोलता है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, यदि आपका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसका सेल्सियस में तापमान कितना होगा? तो उसका सेल्सियस में तापमान कितना होगा यह हमें निकालना है। दो पोर्शन है क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यदि सी का मान, सी का जो मान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको 0 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है, तो एफ का मान क्या निकलेगा? 9/5। सी को आप 0 रख दो, यहां पर 32 कर दो, तो एफ का मान आपका आ गया 32। अगर सी का मान आपका 0 डिग्री सेल्सियस है तो तापमान फ़ारेनहाइट में आपका 32 फ़ारेनहाइट होगा। दूसरा पोर्शन क्या बोल रहा है? यदि तापमान आपका 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसका सेल्सियस में कितना होगा? एफ को आप 0 कर दो, यहां पर आपका 9/5 सी आ जाएगा प्लस आपका 32 आ जाएगा। सॉल्व करो। माइनस का 32 बराबर 9/5, ये आपका सी आ गया। ठीक है, इसको भी सॉल्व करो तो सी का मान आपका आएगा माइनस का 32 गुना 5/9। सी का मान आ गया आपका 10, हाथ से लग 1, 15 और 1 16, माइनस का 9। ठीक है, 160 में अगर आप 9 का भाग देने जाओगे, 160 में अगर आप 9 का भाग देने जाओगे तो एक बार चला गया 9, 70 आ गया, 9 7 63 आ गया और 7 आ गया, मतलब 70.777 आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 17.78 लगभग। तो जब आपका 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो उसको फ़ारेनहाइट में हम 32 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। जब आपका 0 फ़ारेनहाइट तापमान है तो उसको हम सेल्सियस में माइनस का 17.8 लगभग, 17.78 लगभग बोल सकते हैं। अगला पोर्शन पढ़िए इसका, जो बोलता है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो? क्या ऐसा कोई तापमान है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो जाएं? कैसे निकालोगे? क्या होगा? माना एफ का मान सी के बराबर है, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर है, माना एफ का मान आपके सी के बराबर है। इसको उठाकर इस समीकरण में रख दो आप। एफ को आपने सी रखा, यहां पर कितना आ गया आपका? 9/5, सी प्लस 32 आ गया।
9/5 को जल लाया मैं, 32 हो गया आपका, माइनस का ये आपका आ गया 5 - 9/5 बराबर 32 हो गया आपका। ये आपका आ गया माइनस का 4/5 इक्वल्स टू 32। 4 से 32 8 बार चला गया, तो सी का मान आपका क्या निकलेगा, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब माइनस का 40 डिग्री जब आप लोगे तो एफ का मान और सी का मान बराबर होगा -40 डिग्री पर। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का मान भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगा। कैसे निकाला, एफ और सी को दोनों को मैंने बराबर कर दिया, इसका मान समीकरण में रखा, सी का मान -40 आ गया, -40 को एफ में रखा, तो एफ और सी दोनों का मान -40 डिग्री आ गया है। तो यह था आपकी प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।